जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो एक सुई भी नहीं बनती थी हमारे देश में। मगर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के हाथ में जब देश की बागडोर आई, तो उन्होंने एक सपना देखा कि देश आत्मनिर्भर हो जाए। आत्मनिर्भर मात्र एक शब्द नहीं था, स्वावलंबी भारतीयों के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए, उनका शिक्षित होना जरूरी था, उनके रोजगार के लिए ऐसी ऐसी कंपनीज की स्थापना जहां उन्हें रोजगार मिल सके, उसकी आवश्यकता थी। तो हमने शैक्षिक संस्थानों को देखा और साथ में अपने नवरत्नों को देखा। कई पीएसयूज की स्थापना हुई और इसी क्रम को आगे बढ़ाते बढ़ाते 1978 में इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना अल्मोड़ा के रामनगर के रास्ते पे मोहान में की गई। और उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। इस सीपीएससी यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में हिस्सेदारी के रूप में 51% केंद्र सरकार और 49% राज्य सरकार यानी कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार का था। उसके बाद उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और उत्तराखंड का हिस्सा इस सीपीएससी में बन गया। मगर क्योंकि केंद्र सरकार जो मुनाफा पाती थी उसको इक्विटी के माध्यम से जो इन्वेस्ट करके उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया, और जो राज्य सरकारें थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की राज्य सरकारें, उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट और नहीं किया, तो उनका हिस्सा कम होता गया। उनकी हिस्सेदारी आज की तारीख में 1.18% रह गई है और केंद्र सरकार की आप हिसाब लगा लीजिए 98.82%। तो मुनाफा मिलता है या घाटा होता है? मैंने तो पहले ही बता दिया कि मुनाफा उन्हें मिलता रहा, वो उसमें इन्वेस्ट करते रहे, उनका फायदा होता रहा, उनका स्टेक भी बढ़ता रहा। तो 1978 में जिसकी स्थापना करी गई, आज उसे बेचने की कोशिश क्यों करी जा रही है उस पर मैं आऊंगी, लेकिन आपको बता दूं कि केएमवीएनएल के माध्यम से राज्य सरकार यानी कि उत्तराखंड राज्य सरकार को भी हिस्सा मिलता है 1.18% का। और अगर हम देखें कि पिछले 4 सालों में इस कंपनी ने कितना मुनाफा दिया है, तो करीबन 25 करोड़ का मुनाफा। एक ऐसी कंपनी जो पहले डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आती थी और अब आयुष मंत्रालय बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी वाली सरकार के आने के बाद 2014 में वो आए, उसके बाद आके आयुष मंत्रालय बनाया गया। लेकिन ये सीपीएससी जो यूनानी और आयुर्वेदिक दवाइयां बनाती है, जो प्रॉफिट देती है 25 करोड़ का पिछले कितने सालों में, मात्र 4 सालों में, उसको बेचने की तैयारी कर रही है ये सरकार। क्यों बेचने की तैयारी कर रही है उसमें आखिर में आऊंगी, लेकिन आज बताना बेहद आवश्यक है कि 2023-2024 का जो बैलेंस शीट मैं देख सकती हूं उसमें 17.71 करोड़ का प्रॉफिट है। और 17.71 करोड़ का प्रॉफिट है तो ये डिविडेंड के रूप में 6.6 करोड़ केंद्र सरकार को और 12 लाख उत्तराखंड की सरकार को केएमवीएनएल के माध्यम से दिया जाएगा। 25 करोड़ दे चुकी और दिया जाएगा। फिर भी ये सरकार इस कंपनी को क्यों बेचना चाहती होगी? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में बताइए। पहली बार ये डिसीजन लिया गया 2016 में और पहला टेंडर 2018-19 में आया, जब इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप ने नीति आयोग के रेकमेंडेशन पे ये डिसाइड कर लिया, ये निर्णय ले लिया कि आईएमपीसीएल को उस कंपनियों की लिस्ट में डाला जाए जिनका 100% डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब पूरी तरह से बेच देने की जरूरत है, ये मान लिया गया। आपको यहां बताना बेहद आवश्यक है कि ये जो आयुष मंत्रालय है, ये दिखावे का मंत्रालय है, ये बेवकूफ बनाने का मंत्रालय है, क्योंकि आयुष मंत्रालय का मात्र एक सीपीएससी है, एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है।
एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो आयुष मंत्रालय के तहत आता है और उसका नाम है इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और अल्मोड़ा की इस शान को, जहां मात्र 500 लोग काम करते हैं, मात्र 500, उसको बेचने की तैयारी ये सरकार करती रही है। 2017 से जो कर्मचारी संगठन है, आईएमपीसीएल का कर्मचारी संगठन, वो बार बार गुहार लगाता रहा है, कभी अजय भट्ट जी से, कभी अजय टम्टा जी से। अजय टम्टा जी को आपने चुना जरूर है, लेकिन अजय टम्टा जी ने इनके लिए कुछ नहीं किया, कुछ सुना भी नहीं। लेकिन कमाल बताऊं कि अजय भट्ट जी जो इसी भाजपा की केंद्र की सरकार में मंत्री बने, भाई उनके पत्र पे जवाब आता है कोटेचा जी का, जो आयुष मंत्रालय के हैं, मगर जवाब क्या है कि वो बेचना नहीं चाहते, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। ये कैसा सवाल और कैसा जवाब, ये कैसे भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री। धिक्कार है अजय भट्ट जी कि आपने एक तरफ लिखा और आपको ये कहा जाता है कि भाई कुछ नहीं हो सकता इसमें, और आप रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अपनी राज्य सरकार पे तो बाद में आऊंगी, लेकिन आपको बता दूं कि इसमें पहला टेंडर 2018-19 में, मैंने जैसा कि आपको कहा, आया, और उसके बाद 2023 में ये इस टेंडर को लाए और इसमें एक कंपनी आई, डाबर कंपनी। मगर बाद में डाबर कंपनी पीछे हट गई, यानी कि कोई कंपनी नहीं थी इसे खरीदने के लिए तैयार। तो ऐसा क्या हुआ कि 2024 में, यानी कि अब ये सेकेंड स्टेज बिडिंग के तहत इसको बेचने की तैयारी है। मतलब जो कुछ पिछले साल इन्होंने अपने टेंडर में किया, वो सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है। सेकेंड स्टेज बिडिंग में वो जो लंबा प्रोसीजर होता है, वो उस प्रक्रिया को आप स्किप कर सकते हैं, ये सिंपल हो जाता है। अब की बार ये भी बताया जा रहा है कि शायद 4 कंपनियां हैं। तो कौन से मित्र हैं ये, और क्यों इनको बेचने की कोशिश करी जा रही है आईएमपीसीएल? मैं फिर तीसरी बार आपसे सवाल पूछ रही हूं, सोचिएगा। उस पर मैं अभी आती हूं, लेकिन आपको बता दूं कि एक आरटीआई डाली गई और उसमें केंद्र सरकार से पूछा गया कि ये जो सीपीएससी हैं, इनको आप किस प्रकार से इस लिस्ट में लाते हैं, और ये क्या प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ इसका रिलेशनशिप है। अब इसमें सीपीएससीज के जो डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में है, केंद्र सरकार वित्त मंत्रालय का जवाब देखिए। जवाब ये दिया जाता है कि इसमें पूछा जाता है, पहला सवाल तो पूछा जाता है कि कितने सीपीएससी हैं जो अलग अलग मंत्रालयों के तहत आता है और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में उनको डाला गया है, कौन सी लिस्ट है। तो वो लिस्ट को इन्होंने कहा हमने अटैच कर दी, 26 कंपनियां हैं। दूसरा सवाल, ऐसी कितनी सीपीएससीज हैं जो बीमारू हैं या जो प्रॉफिट देती है या लॉस देती है, उनके बारे में बताइए। तो वो कहते हैं कि ये सूचना जो है पब्लिक एंटरप्राइज सर्वे रिपोर्ट 2017-18 के पास उपलब्ध है। आप इसे इस वेबसाइट पे देख सकते हैं, वेबसाइट बता दी जाती है, मगर dpe.gov.in। मगर तीसरे सवाल पे आते हैं। पूछा जाता है, मैं पढ़ के सुना रही हूं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग सीपीएससीज अंडर द वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार के तहत जो सीपीएससीज प्रॉफिट बना रहे हैं, उनको स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के तहत क्यों लाया जा रहा है, उसका क्या एम है, लक्ष्य क्या है। और लक्ष्य के जवाब में कहा जाता है कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इज नॉट गाइडेड बाय प्रॉफिट लॉस। मतलब स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, 100% डिसइन्वेस्टमेंट जो है, इसमें हम कोई प्रॉफिट और लॉस देखते ही नहीं है। For the purpose of strategic disinvestment, CPSCs have been classified into high priority based on A. National security, B. Sovereign function at arm's length, and C. Market imperfections and public purpose. The CPSCs falling under low priority are covered for strategic disinvestment. भाई ये तो तीनों ही चीज़ें
नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ हो या मार्केट से। भाई अगर कोई चीज़ प्रॉफिट दे रही है उसको स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में लाने का क्या मतलब है? मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से लेना देना नहीं, ऐसे ही बेच देना है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से क्या लेना देना है आप बताइए। इसमें जो इन्होंने कहा, दूसरा पॉइंट जो इन्होंने कहा कि सॉवरेन फंक्शन एट आर्म्स लेंथ। अरे तो सरकार जो है इस कार्य को अगर कर रही है, इसको दूर करना है अपने से, क्या कहना चाह रहे हैं? मार्केट इम्परफेक्शंस एंड पब्लिक पर्पस, इसमें तो कोई इम्परफेक्शन नहीं है जो प्रॉफिट दे रही है। इस साल का प्रॉफिट करीबन 18 करोड़ रुपए है, 6 करोड़ से भी ज्यादा का डिविडेंड केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलने जा रहा है, जिसमें करीबन 99% मान लीजिए केंद्र सरकार को मिल रहा है ना कमाल। अब देखिए चौथा सवाल पूछा गया, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ अफोरसेड सीपीएससीज मेंशन सेपरेटली अलोंग विद द नेम ऑफ सीपीएससीज। तो इसमें बताया जाता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ एनपीसीसी, एचएससीसी, डीसीआईएल, आरईसी एंड एचपीसीएल इज कंप्लीटेड, रिमेनिंग सीपीएससीज आर इन वेरियस स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये जब सवाल पूछा गया था कुछ वर्ष पहले, तो उस समय इन्होंने एनपीसीसी, एचएससीसी, डीसीआईएल, आरईसी और एचपीसीएल के डिसइन्वेस्टमेंट की बात करी कि वो कंप्लीट है, बाकी अलग अलग स्टेजेस पे। अब सुनिए, तब तक आईएमपीसीएल इस लिस्ट में मतलब कंप्लीटेड वाली लिस्ट में नहीं था। पांचवा और अंतिम सवाल बेहद महत्वपूर्ण, what policy has been adopted for the employees of CPSCs which are being disinvested by the government of India through its strategic disinvestment policy? कि जो कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, उस वहाँ काम करते हैं, उनके लिए क्या पॉलिसी बनाई गई है? जवाब सुनिए। The terms and conditions of the strategic sale suitably address employees' concern in the shareholder agreement, share purchase agreement, SPA, to be signed by the government with a strategic buyer. मतलब जब इसको बेचा जाएगा तब जो सेल परचेज अग्रीमेंट है उसमें इसको लिख दिया जाएगा, लेकिन हमने कोई नीति निर्धारण नहीं किया कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनका क्या होगा। अब आ जाते हैं वापस आईएमपीसीएल पर कि वो 500 कर्मी वहां जो काम कर रहे हैं उनके बारे में अगर बात करी जाए तो बेहद बेहद संवेदनशील हो जाता है ये मामला, क्योंकि ये देखा जा रहा है यहाँ पर 100 रेगुलर परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, करीबन 350 डेली वेज वर्कर्स और 20 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज बताए जा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आज उन लोगों से है कि जो ये 30-40 गांव में, अगर 30-40 गांव हैं, और अब तो गांव जो हैं वो बड़े बड़े हैं, अगर 30-40 गांव हैं और 30-40 हज़ार लोगों के बारे में बात कर सकते हैं कि वो निर्भर होंगे इसके, क्योंकि वो उस जगह पर रहते हैं सल्ट के आसपास जहाँ पानी की प्रॉब्लम है, खेती बाड़ी अच्छी नहीं हो सकती, तो वो इन जड़ी बूटियों को उगा लेते हैं, या जो जड़ी बूटियाँ पहाड़ के ऊंचे एरिया में होते हैं वहाँ से तोड़कर लाते हैं और डायरेक्टली इस कंपनी को प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे यूनानी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं। ये आयुर्वेद को लेकर आयुष मंत्रालय बना लिया और ये केवल खेल खिलौना समझ रखा है आपने। ये जो 500 कर्मी हैं, लेबर लॉज में जो बदलाव किया गया वो इसीलिए कि यहाँ पे जब ये कंपनी डिसइन्वेस्ट हो जाएगी तो इनके तो अधिकार वैसे ही आपने खत्म कर दिए हैं। ये बात एक एक कर हम देख रहे हैं, मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि राज्य सरकार इस इलीगल ट्रांजैक्शन के खिलाफ क्यों नहीं खड़ी है, और ये ट्रांजैक्शन इलीगल क्यों हो जाता है ये मैं आज आपको बताने जा रहे हैं। ये ट्रांजैक्शन इसलिए इलीगल हो जाता है क्योंकि आईएमपीसीएल कर्मचारी संघ का कहना है कि राज्य सरकार का 1.18% जो हिस्सा है, उस हिस्से को होते हुए राज्य की सरकार की मंशा भले ही कुछ भी हो कि केंद्र सरकार जो कह रहा है वो कर दो, हाँ ठीक है इसको बेच डालो, 1.18% की उनकी हिस्सेदारी है और
कैबिनेट से अप्रूवल लेना जरूरी है, ये IMPCL के कर्मचारी संघ का कहना है। तो बिना कैबिनेट के अप्रूवल के केंद्र सरकार कैसे इसे बेच सकता है? ये तो राज्य सरकार को पूछना चाहिए, क्योंकि अब इस बात को जब बोल दिया जाए उसके बाद राज्य सरकार कहे कि हम कैबिनेट अप्रूवल ले लेते हैं, तो ये तो मंजूर नहीं हो सकता। ये तो इलीगल ट्रांजैक्शन है आज की तारीख में, और आज इसका टेंडर आ चुका है। और जब ये टेंडर आ चुका है सेकेंड स्टेज बिडिंग का, तो अब आप इसमें अगर ये कहते हैं कि भाई हम कैबिनेट का अप्रूवल ले लेते हैं, तो भी तो वो इलीगल हो गया। अब सवाल ये उठता है कि राज्य सरकार विरोध क्यों नहीं कर रही है? जिस राज्य में पलायन की इतनी बड़ी समस्या है और 30-40 गांव के लोग इस छोटी सी फैक्ट्री IMPCL के ऊपर निर्भर हैं, आप क्यों नहीं विरोध करते इसका? आप क्यों नहीं बचाने की कोशिश करते अपने इस मिनी रत्न को? ये भारत का मिनी रत्न है, ये केवल और केवल उत्तराखंड का मिनी रत्न नहीं है, क्योंकि यहाँ से बनाई हुई दवाइयाँ यूनानी आयुर्वेदिक पूरे देश में, पूरी दुनिया में जाती हैं। लेकिन सरकार हमारी चुप है। यहाँ पे बताना जरूरी है कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के नारायण दत्त तिवारी जी, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के कारण भी ये IMPCL की स्थापना हुई 1978 में। उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, मगर आप लोगों को क्या कहें जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब सवाल ये उठ रहा है कि कौन बोलेगा इस पर? तो बोलने के लिए तो कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। 6 अक्टूबर 2024 को इस विषय पर प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस महासचिव, उनका एक पोस्ट एक्स पर आया। उसमें उन्होंने लिखा है, मुनाफे में चल रही मिनी रत्न दवा कंपनी को बेचने के पीछे सरकार की मंशा क्या है? अल्मोड़ा उत्तराखंड के मोहान में स्थित इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड IMPCL को 1978 में केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर स्थापित किया था। यह आयुर्वेद और यूनानी दवाओं का प्रमुख कारखाना है जो देश भर में और विदेशों में भी दवाओं की आपूर्ति करता है। पिछले साल इसे 18 करोड़ का मुनाफा हुआ और 6 करोड़ का लाभांश सरकार को देने की तैयारी है। इस यूनिट में 500 से ज्यादा कर्मचारी हैं और हजारों छोटे किसान अपनी छोटी छोटी उपज और कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं। मुनाफे में चल रहे दवा कारखाने को बेचने की योजना आयुर्वेद और आयुष को बढ़ावा देने के पाखंड की सच्चाई को उजागर कर रही है। देश की बेशकीमती संपत्तियां चुनिंदा मित्रों को सौंप कर उनकी तिजोरी भरने के अलावा इसका क्या मकसद हो सकता है? ये पोस्ट एक्स पर प्रियंका गांधी जी ने डाला है और ये सवाल अभी भी बिना जवाब के लिए अपने जवाब का इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन मार्क है। क्यों नहीं दे रही जवाब ये सरकार? जवाब तो देना ही होगा। तो आखिर इसके पीछे मंशा क्या है? क्यों कह रही है प्रियंका गांधी जी कि निजी दोस्तों को देने के लिए क्रोनी कैपिटलिस्ट की तो बात आ गई? तो इसमें कारण है। आप कहेंगे क्या कारण है? सिंपल शब्दों में समझा देती हूँ। कोई भी सरकारी कंपनी कभी भी किसी राजनीतिक दल को चंदा नहीं दे सकती, और अगर एक मुनाफे वाली कंपनी एक निजी हाथ में चली जाए तो उसको मुनाफा तो मिलना तय है। तो सरकार उससे कहेगी कि भैया चंदा दो और धंधा लो, और उनसे वो चंदा अधिक से अधिक ले सकेगी, उगाही कर सकेगी। दूसरी बात, किसी भी निजी कंपनी में आरक्षण नहीं होता, लेकिन सरकारी कंपनियों में आरक्षण होता है। तो आरक्षण पर तो इनका प्रहार पहले से है, और इसी कारण से जब ये निजी हाथों में चली जाएगी तो जिन लोगों के पास आज वहां पर नौकरी है उनकी नौकरी चली जाएगी। आपने सुना ना, मैंने बताया कि RTI में क्या कहा गया है कि जब सेल परचेज अग्रीमेंट होगा तब तय होगा कि भाई जो लोग काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके साथ क्या हो। 500 कर्मचारियों का जीवन अधर में लटका हुआ है, और 30-40 गांवों के लोग क्या पलायन नहीं करेंगे जब उनका रोजगार ही उनसे छीन जाएगा? जिन दामों में IMPCL आज उनसे माल खरीदती है, क्या कोई निजी कंपनी उनसे उसी रेट पे खरीदेगी?
क्या बिचौलिए नहीं आएंगे? क्या वो अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए जो किसान हैं, जो आसपास के गांव के लोग हैं, उन ग्रामीणों के हिस्से को कम नहीं करेगी? ये है कारण, ये है कारण। लेकिन प्रियंका गांधी जी ने जैसा कि कहा है, उसको उसका जवाब सरकार को देना होगा। प्रियंका गांधी जी ने जैसा कहा है कि ये अपने निजी दोस्तों के फायदे के लिए सरकार करवा रही है, मगर जवाब तो नहीं दे रही, देना पड़ेगा। और मेरे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है, आरक्षण को पूरी तरह से बचाएंगे। और कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से आईएमपीसीएल कर्मचारी संगठन के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी अब क्या कहेगी? कहेगी ये तो कांग्रेसी हैं जो इनको उकसा रहे हैं। तो भाई मैं तो आपसे केवल ये कहूंगी कि आप ही इनको उकसा लीजिए ना, कि ये अपना कार्य करते रहें और आईएमपीसीएल बिके नहीं। मगर वो आपसे ना होगा, क्योंकि केंद्र में बैठे आपके आका जो करेंगे उसमें आप बीच में नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इतनी तो आपकी हैसियत भी नहीं है, आपकी अपनी पार्टी के अंदर हैसियत नहीं है कि आप केंद्र सरकार को ये बात कह सके कि ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, हमारे उत्तराखंड में रहने दो, लोगों को रोजगार मिल रहा है, हमें तो थोड़ा ही मुनाफा मिल रहा है, आपको तो बहुत सारा मिल रहा है, इस फैक्ट्री की जान बख्श दो। लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपको सुनाना चाहती हूं कि क्या कहा हमारे आईएमपीसीएल कर्मचारी संगठन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने। आईएमपीसीएल के विनिवेश की प्रक्रिया की जा रही है और मैं इस निगम के बारे में कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। यह निगम 1978 में शुरू हुआ था और इसकी स्थापना का एकमात्र उद्देश्य था स्थानीय क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना और पहाड़ों की जड़ी बूटियों का दोहन करना था। इस निगम से आज की डेट में 500 से अधिक कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से और 5000 से अधिक स्थानीय निवासी अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। उनको रोजगार का एकमात्र साधन है। इस निगम के निजीकरण से इन सभी का रोजगार प्रभावित होगा, जिससे पहाड़ों में पलायन की स्थिति उत्पन्न होगी। अब मैं बताना चाहूँगा, यह लगातार लाभ कमाने के पश्चात भी इसमें 10 करोड़ से ज़्यादा का डिविडेंड केंद्र सरकार को पिछली बार दिया था और हम आगे भी लाभ कमाकर केंद्र को इसका लाभांश देते रहेंगे। लेकिन निजीकरण की प्रक्रिया के कारण आज सभी कर्मचारी हतोत्साहित हैं। और मैं एक चीज़ और आपके सामने रखना चाहूँगा कि कर्मचारी संघ को आशंका है कि इस निगम में इतनी विकट परिस्थितियों में कोई भी आयुर्वेदिक कंपनी वाला यहाँ पे खरीदार नहीं आने वाला है, क्योंकि इस विकट परिस्थिति में केवल भारत सरकार इस निगम का संचालन कर सकती है। हमें ये लगता है, संघ को ये लगता है कि हम रिसोर्ट कारोबारी, होटल व्यवसायी साठगांठ करके भारत सरकार के कुछ अधिकारियों से साठगांठ करके इस निगम को खरीदने वाले हैं, जिससे कि इस क्षेत्र की जनता का रोजगार प्रभावित होगा और साथ में आयुर्वेदिक का अनुसंधान और विकास भी प्रभावित होगा। मैं मीडिया के माध्यम से आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप कृपया इस निगम को बचाने में आगे आए और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसके अलावा 10 अक्टूबर से अनशन शुरू हो रहा है और ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक आईएमपीसीएल को बचा नहीं लिया जाएगा। मगर राज्य की सरकार ये बताए कि ये इलीगल ट्रांजैक्शन अब अपने राज्य में कैसे होने दे रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें। आइए ना, चलो थोड़ा अपना भी थोड़ा स्पीड के ऊपर आराम से करो, घूम जाएगा। ये भारत सरकार ये आज तक बीबीसी न्यूज नेशन सब में है। नारे बंद करो।
विनिवेश प्रक्रिया विनिवेश प्रक्रिया विनिवेश प्रक्रिया निजीकरण निजीकरण कर्मचारी एकता कर्मचारी एकता इनकलाब 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 जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा निजीकरण निजीकरण विनिवेश प्रक्रिया विनिवेश प्रक्रिया निवेश प्रक्रिया निजीकरण 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 कर्मचारी एकता इनकलाब निजीकरण निजीकरण निवेश प्रक्रिया निवेश प्रक्रिया निवेश प्रक्रिया निजीकरण 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 विनिवेश प्रक्रिया विनिवेश प्रक्रिया इनकलाब इनकम से टकराएगा जोर हो जाएगा निजीकरण विनिवेश प्रक्रिया विनिवेश प्रक्रिया निजीकरण विनिवेश प्रक्रिया विनिवेश प्रक्रिया निजीकरण निजीकरण जो हमसे टकराएगा जोर हो जाएगा एकता निजीकरण निजीकरण विनिवेश प्रक्रिया विनिवेश प्रक्रिया विनिवेश प्रक्रिया निजीकरण निजीकरण विनिवेश प्रक्रिया विनिवेश प्रक्रिया दूर एकता जो हमसे टकराएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा मेरे साथियों, क्योंकि ये उत्तराखंड की बात है, आपके और मेरे लोगों की बात है, मेरी बहनों की, मेरे भाइयों की बात है, जन जन की बात है। जन की बात को सर्वोपरि मानिए, क्योंकि जन ही तंत्र के आगे होता है। किसी भी जनतंत्र में लोग ही आगे होते हैं, किसी भी लोकतंत्र में तंत्र की ये जिम्मेदारी है कि लोगों की सुने और हमें IMPCL को बचाना है।